नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफल उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई और साथ ही साक्षात्कार के लिए और अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए, चयनित होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग इसी साक्षात्कार पर बात करने की कोशिश करेंगे। दो तीन बातें खूब इत्मीनान से समझिए। पहली बात ये कि बीपीएससी के साक्षात्कार को आप बहुत आसान मत मान लीजिए। जो लोग आईएएस वगैरह का इंटरव्यू दे करके आते हैं या जो लोग आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से या अपनी राय में भी आप यह भ्रम मत पाल लीजिए कि बीपीएससी का साक्षात्कार बहुत आसान होता है या उसमें पेचीदगी नहीं होती। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा की भी अपनी एक प्रकृति है और जब आप साक्षात्कार की तैयारी करने बैठते हैं तो सच पूछिए तो मामला हास्यास्पद होता है। साक्षात्कार की कभी तैयारी होती भी नहीं है और कोई यदि आपको कहता है कि लिखना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, कैसे बात करें, किस पोस्चर में बैठें, हाथ कैसे रखें, तो समझिए आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि आप अपनी प्रकृति को नहीं बदल पाएंगे। 2 दिन में अपने व्यक्तित्व को भी नहीं बदल पाएंगे। महीने भर में आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। और शायद आपने सुना हो कि नेचर और सिग्नेचर ये कभी चेंज होने वाली चीज़ें नहीं। दोस्तों, साक्षात्कार का एक बड़ा सीधा अर्थ है कि आपसे आपकी जानकारी पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपने मुख्य परीक्षा में ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जिसने निर्धारित कर दिया है कि आपको बहुत कुछ आता है, तभी आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है या आयोग ने आपका स्वागत किया है, ताकि आप अंतिम रूप से अपने व्यक्तित्व को निखार कर या उसका परिचय दे करके सफल हो सकें। इसका मतलब साफ है कि साक्षात्कार आपके भीतर जो कुछ छिपा है, याद रखिए, जो भीतर छिपा है आप उसे झूठ बोलकर बदल करके, जो भी सदस्यगण होते हैं साक्षात्कार में बैठे, जो भी इंटरव्यू का पैनल होता है, उसकी आंखों में धूल झोंक कर आप सफल नहीं हो सकते। यानी भीतर कुछ, ऊपर कुछ भी बोल करके आप काम नहीं चला सकते। तो मेरी पहली आपसे प्रार्थना है कि आप सच बोलें। दूसरी बात कि अब आपसे डाटा या आंकड़ों पे प्रश्न पूछा जाने वाला नहीं है। यदि फिर भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो उनका उत्तर आप संकल्पनात्मक ही दें। तीसरी बात कि साक्षात्कार के लिए आप जो कहीं संस्थाओं में दौड़ लगाने लगते हैं, मॉक इंटरव्यू आप दे करके अपने आप को निखारते हैं, मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे कहीं मॉक नहीं देते वो सफल हो जाते हैं और मॉक देने वाले बेचारे रह जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि मॉक देना कहीं से फ़ायदेमंद नहीं है। आपके भीतर से झिझक आप निकाल पाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्मार्टनेस भी आप सीखते हैं। बहुत से लोगों से मिलते हैं तो एक अभ्यास जैसा भी बनने लगता है। किंतु दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो व्यक्तित्व का आंतरिक आयाम है
वही उस 35-40 मिनट में बाह्य प्रकाशन के साथ उभर के आता है। यानी आपका जो भीतरी रूप है, आपका जो आंतरिक पक्ष है, इंटरव्यू में वही बाह्य प्रकाशित होने लगता है। और आप लाख कोशिश कर लें, वहाँ जो पैनल बैठा होता है, जो सदस्यगण बैठे होते हैं बोर्ड में, वो बहुत मंझे हुए होते हैं। दोस्तों, ऐसे तो इंटरव्यू दे रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं, परंतु आज मैं खास तौर पर बात करने आया हूँ जो लोग हिंदी साहित्य को मुख्य परीक्षा में रखकर सफल हुए और अब साक्षात्कार की अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य पर जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके मन में ये डर होता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूरे सिलेबस पर कोई सवाल करेगा, क्या एक बार फिर से पढ़ के पूरा सिलेबस जाना चाहिए। देखिए, एक बात तो तय है कि हिंदी एक ऐसा विषय है कि कोई अहिंदी भाषी भी इसके पहलुओं को जानता है। मुझे नहीं लगता कि कोई राजस्थान का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, हरियाणा का हो तो वो रामचरितमानस नहीं जानता, या उसने कबीर का नाम नहीं सुना है, या दोस्तों प्रेमचंद से वह पूरी तरह बेखबर है। तो कोशिश कीजिए कि साक्षात्कार में जाने से पहले हिंदी साहित्य के कुछ मोटे मोटे पहलुओं को ढंग से देख लें। जैसे कुछ विशेष चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर देख के जाएं। और वो कौन सी चीज़ें हैं? याद रखिए, कभी भी साक्षात्कार में आप जाएं और जिनका विषय हिंदी साहित्य है, तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप थोड़ा बहुत कबीरदास जी को देखें। कबीरदास जी को देखने के अलावा संत तुलसीदास को भी आप एक बार देख कर जाएं, क्योंकि कबीर और तुलसीदास पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर इन दोनों को आपने तैयार कर लिया, जो कि आपने मुख्य परीक्षा में तैयार किया है, दोस्तों इनके अलावा प्रेमचंद को देखें। चूंकि आप बिहार देने जा रहे हैं बीपीएससी, इसीलिए बिहार के कुछ साहित्यकारों जैसे दिनकर को जरूर देख कर के जाएं। यदि राम वृक्ष बेनीपुरी को थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो इन्हें भी देख कर जाएं। राजा राधिका रमन प्रसाद, इन्हें भी देख कर जाएं। इसके अलावा बिहार की जो बोलियां हैं, खास करके बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, थोड़ा बहुत इन्हें भी आप देख कर के जाएं। और साथ ही बिहारी हिंदी बोलियों के जो मंझे हुए कुछ रचनाकार हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत समझ लेकर के आप अवश्य जाएं। जैसे विद्यापति, जैसे भिखारी ठाकुर। दोस्तों, एक दो बात समझने लायक है। एक तो आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, साक्षात्कार में बैठने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बिहार का प्रशासन संभालना है। बिहार के अलग अलग विभागों में कार्यरत अधिकारियों से यह उम्मीद तो की ही जाती है कि उन्हें कम से कम बिहार की मिट्टी,
वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन की थोड़ी बहुत जानकारी हो। ऐसे भी प्रशासनिक दक्षता तभी आती है जब सामाजिक संवेदनाओं पर पकड़ मजबूत हो। तो वहाँ की बोलियाँ, उन बोलियों से जुड़े मंझे हुए रचनाकार, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के लोक गीत, वहाँ की लोक नाट्य परंपराएं, लोकोत्सव, लोक पर्व आदि को तो आप सभी विद्यार्थी समझ करके जाएं, चाहे आपका हिंदी विषय हो या ना हो। परंतु जिनका हिंदी विषय है वो इन रचनाकारों को ढंग से देख करके जाएं। इसके अलावा याद रखिए, इंटरव्यू में चाहे आप आईएएस दे रहे हो चाहे पीसीएस, एक दो रचनाकार बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे यदि बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनको बिना देखे न जाएं। ऐसे भी बीपीएससी हिंदी साहित्य में निराला की रचना सरोज स्मृति है। राम की शक्ति पूजा भी है, उसे भी देख लेंगे। दोस्तों, निराला जी के अलावा जयशंकर प्रसाद को देखें, और प्रसाद के नाटक को आप अपने सिलेबस में पढ़ ही रहे हैं। चंद्रगुप्त, इनकी रचना कामायनी को पढ़ ही रहे हैं। तो प्रसाद की चर्चा आप नाटककार और एक कवि के रूप में, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अपने आप को इस तरीके से ढालिए कि प्रश्न अगर बहुत छोटे में भी पूछा जाए तो आप उत्तर दे सकें। जैसे प्रसाद का दर्शन क्या रहा है, कामायनी के मूल में क्या है, कामायनी की मूल संवेदना क्या है, कामायनी को आज के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार कामायनी का जो समरसतावाद है या प्रत्यभिज्ञवाद है आज के सतत विकास से जुड़ा है। न केवल सामाजिक समन्वय का इसमें भाव है, बल्कि सांसारिक समन्वय का, लोक मंगल का भाव है। क्यों कामायनी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के समतुल्य है? किन अर्थों में कामायनी को वही महत्व प्राप्त है या ख्याति प्राप्त है जो रामचरितमानस को? कामायनी के सर्ग क्यों ऐसे रखे गए हैं? कामायनी क्यों रूपक कथा है, या किस तरह से आप कामायनी को देखते हैं? कुछ चीज़ें जो हैं उनको आप जान करके ही जाएं, खास करके उसके सामाजिक दार्शनिक पक्ष को। कामायनी में सामाजिक उद्देश्य क्या है, कामायनी का दर्शन किस प्रकार आज भी प्रासंगिक है, क्यों जयशंकर प्रसाद इतने चर्चित हुए, क्या वजह रही है कि छायावादी होकर भी प्रसाद की रचनाओं को लोग कल्पनाशीलता से कहीं दूर ले जाकर कहीं ना कहीं सामाजिक प्रयोजन से भी जोड़कर देखते आए। ऐसे ही जब निराला को पढ़ें आप तो उनकी कविता किस प्रकार न केवल अपने समय के समाज के लिए सटीक रही है, बल्कि उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक रही हैं। निराला का प्रसंग न केवल युगीन रहा है, बल्कि सार्वभौमिक सार्वकालिक रहा है। सरोज स्मृति किस प्रकार एक टूटे हुए कवि या एक संघर्षरत पिता और उसके साथ एक जीवन समर में जूझ रहे, साहित्य समर में जूझ रहे रचनाकार की कविता है। निराला क्यों निराला हैं, क्यों आपको अच्छे लगते हैं? या एक आध सवाल ऐसा कि आपके प्रिय कवि कौन हैं, क्यों हैं? एक तो कौन, ऊपर से क्यों प्रिय हैं? और दोस्तों, कहीं का भी व्यक्ति हो, गांव गंवई देहात का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ये दो रचनाकार उसे बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं।
क्योंकि हम लोग जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि का अर्थ कि हम हिंदी भाषी, बाल्यकाल से ही हम लोग राम कथा सुनकर बड़े होते हैं। तो एक तो तुलसी का लोक मंगल, तुलसी का राम राज, किस प्रकार तुलसी और गांधी में समता है, क्यों गांधी ने तुलसी की राम कथा को जीवन का आदर्श बनाया। जिस प्रकार तुलसी रामराज का सपना देख रहे थे, क्या उसी प्रकार गांधी भी रामराज का सपना देख रहे थे। इन मुद्दों के साथ तुलसी को तैयार करें। क्या तुलसी का रामराज आज का लोक कल्याणकारी राज है? तो अगर आप ऐसे तैयार करते हैं, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक आचार्य शुक्ल, उन्होंने तुलसीदास को ही सबसे प्रिय क्यों माना या क्यों सबसे श्रेष्ठ कवि माना? उनकी जो लोक मांगलिक चेतना है तुलसी की, किस प्रकार शुक्ल जी के सांचे में फिट बैठती है। और कबीर को एक निरक्षर कवि के रूप में सिर्फ तैयार करके नहीं जाएं। जो लोग तपाक से यह बोलते हैं कि निरक्षर होने के बाद भी समाज पर इनकी पकड़ थी, आप तो कबीर को तैयार करें कि कबीर की कविता सच पूछिए तो पढ़े लिखे लोगों की समझ से भी परे है, क्योंकि बातें रहस्यात्मक हैं। निर्गुण के माध्यम से उसमें मंदिर मस्जिद का विरोध है, मंदिर मस्जिद के विरोध के माध्यम से पाखंडों का विरोध है, तीर्थाटन आडंबरों का, मूर्ति पूजा का विरोध है। निरक्षर होकर भी संत कबीर ज्ञान मार्गी थे, जानते थे कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद और घट या यहाँ वहाँ तलाशने की जरूरत नहीं, वह सबके भीतर है। जब मनुष्य मनुष्य के भीतर है तो भेद कैसा। कबीर का अद्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद का ही परिष्कृत रूप है, जो विश्व मानवता की पाठ पढ़ाता है। जरा समझिए, संत कबीर ज्ञानी थे, योगी थे, वैराग्यवादी थे, लेकिन सामाजिक समरसता नहीं भूलते, सहज जीवन नहीं भूलते। उन्हें मालूम था कि आडंबरों का, कर्मकांडों का विरोध करके ही समाज को जोड़ा जा सकता है। उन्हें मालूम था कि ईश्वर की एकता से ही समाज की एकता स्थापित की जा सकती है। इसलिए कहते हैं राम रहीम तो एक है, इसलिए कहते हैं एक बूंद ते विश्व रच्यो है। और साथ ही योगी होकर भी, वैराग्यवादी होकर भी कबीर कर्म से पलायनवादी नहीं थे। जिस प्रकार गांधी चरखा चलाते थे, कबीर भी बुनकर थे, जुलाहा थे, यानी कहीं ना कहीं कर्मशील थे, स्वनिर्भर थे। याद रखिए, जो स्वनिर्भर होगा, जो आत्मनिर्भर होगा, वह भाग्यवादी नहीं होगा। कबीर कर्मवादी थे। याद रखिए, कामायनी में प्रसाद जी कहते हैं कि भाग्यवाद आवरण है पाप का, लेकिन कबीर ना तो पापी थे, ना भाग्यवादी थे, ना आकाश धर्मा थे, ना पलायनवादी थे, बुनकर थे, कर्मशील थे। और उसमें भी कैसे बुनकर? याद रखिए, सरप्लस प्रोडक्शन को महत्व देने वाले बुनकर। तभी कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी न भूखा जाए। ये बहुत बड़ी ही फिलॉसफी है दोस्तों। इस फलसफा को, इस फैलेसी को, यानी इस धर्म और दर्शन को विचारधारा से समझ सकते हैं, व्यवहारवाद से, कि अपना तो पेट भर ही लूं, अपने कुटुंब का पेट भर ही लूं, दरवाजे पर आया हुआ यानी अन्य लोग भी भूखे न जाएं। यह क्या है? आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन, अधिशेष उत्पादन।
जरा समझिए। तो दोस्तों, इन रचनाकारों को आप बेशक छोटे छोटे में 2-2, 4-4, 5-5 लाइन में, लेकिन इनके निचोड़ को तैयार करके जाएं और उस निचोड़ में याद रखिए इनका सामाजिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष और आज भी क्यों ये प्रासंगिक है। कबीर और तुलसी आज भी क्यों प्रासंगिक हैं। भारतीय संविधान में क्या इनके आदर्श झांकते नजर आते हैं। और याद रखिए, यदि आप इन मुद्दों को तैयार कर रहे हैं तो कवियों में दिनकर को भी ना छोड़ें। आप देखेंगे कि आज थर्ड वर्ल्ड वार को लेकर के मन भय से भरा रहता है। भारत चाइना संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, उधर वैश्विक परिस्थितियों को देखें, यूरोपीय देशों को देखें, खाड़ी की स्थिति देखें, तो लगता है क्या तृतीय विश्व युद्ध होके ही रहेगा। और तब ऐसे प्रश्नों को लेकर के दिनकर बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दिनकर की रचनाओं को यदि देखें, चाहे कुरुक्षेत्र को देखें, आप रश्मिरथी को देखें, ये ऐसी रचनाएं हैं दोस्तों जो मनुष्य को आज भी व्यवहारिक पाठ पढ़ाती हैं और सिखाती हैं कहीं ना कहीं कि जीवन सिर्फ मार्क्सवाद से नहीं चलेगा, जीवन गांधीवाद से भी चलेगा, या जीवन सिर्फ गांधीवाद से नहीं चलेगा, सिर्फ अहिंसा से नहीं चलेगा, हिंसा भी आवश्यक है। हिंसा और कायरता में स्वयं गांधी जी कायरता छोड़कर हिंसा का चयन करना चाहते थे। तो दिनकर जी भी अपने उन मूल्यों को, अपने उन आदर्शों को, या यूं कहें कि उन यथार्थवादी प्रसंगों को रखने की कोशिश कर रहे थे कि युद्ध से भागना क्यों। ठीक है, युद्ध आज विज्ञानवाद, उपभोक्तावाद की उत्पत्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं यह युद्ध शांति की स्थापना के लिए जरूरी भी है। याद रखिए कि युद्ध उन्हीं के द्वारा आमंत्रित किया जाता है जो अन्याय करते हैं। चुराता न्याय जो, वही रण को बुलाता है। और ऐसे में कोई चुपचाप बैठा रहे, छीनता हो स्वत्व कोई और तू तब त्याग से काम ले, यह पाप है। कोई तुम्हारा सर्वस्व छीनने को तैयार है, अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, आपकी सत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके अस्तित्व, आपके वजूद से खेल रहा है, और आप बात शांति और अहिंसा की कर रहे हैं, तो याद रखिए ऐसी शांति, ऐसी अहिंसा हास्यास्पद है, फूहड़ है, आपकी कायरता है वह। इसलिए क्षमा शोभती उस भुजंग को दिनकर कहती हैं। और फिर कहती हैं कि पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। और कहीं ना कहीं इशारे इशारे में दिनकर यह भी कह जाते हैं, जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शांत नहीं कोलाहल होगा, रण नहीं कम होगा। यानी दिनकर की रचना यह भी संदेश दे जाती है। बिहार देखिए नक्सलवाद से हमेशा जूझता आया है, तो नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो, आतंकवाद की समस्या हो, युद्ध जैसी घृणित समस्याएं हो, दिनकर कहीं ना कहीं मानते हैं कि समाज का संयम, समाज का समन्वय से जुड़ा हुआ है। यदि जिस समाज में समन्वयकारी व्यवस्था हो तो मान के चलिए कि समाज अपने आप नैतिकता की ओर बढ़ लेता है और वहाँ हिंसा, घृणा जैसी कुप्रवृत्तियाँ खत्म होने लगती हैं। लेकिन फिर भी दिनकर दबी जुबान में एक बात कहती कि मान लीजिए अगर ऐसी समस्याएं हैं तो खत्म हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र की धूल नहीं इति पंथ का, मानव ऊपर और बढ़ेगा। ये क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है, गीता का उपदेश।
यदि रचना का नाम कुरुक्षेत्र रखते हैं तो कहीं न कहीं महाभारत युद्ध को केंद्र में रखकर, और उसके पात्रों को देखें युधिष्ठिर और भीष्म, तो दिनकर अपनी सभी रचनाओं में देखें उनकी रचनाओं के पात्र कहीं परशुराम हैं, कहीं कर्ण हैं, कहीं भीष्म हैं, कहीं युधिष्ठिर। ये वास्तव में पौराणिक पात्र होकर आधुनिक भावों को परोसते हैं। यानी दिनकर कहीं ना कहीं पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से आज की जीवन समस्याओं पर बात करना चाह रहे थे, और इसीलिए उनकी रचनाएं निवृत्ति यानी वैराग्य, पलायन नहीं सिखाती, प्रवृत्ति सिखाती, कर्म सिखाती कि मनुष्य यदि कर्म करेगा तो अपने आप सामंजस्य बनेगा। तो जब भी आप साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हों हिंदी साहित्य वालों, तो इन रचनाकारों को देख करके जाएं। विद्यापति की रचनाओं में मैथिली जैसी बोली, मैथिली भोजपुरी के विवाद पर, या यूँ कहें कि आज एक चर्चा है कि भाई मैथिली 8वीं अनुसूची में है, जबकि भोजपुरी के वक्ता या भोजपुरी का जो प्रयोक्ता वर्ग है उसकी संख्या अधिक है। यहाँ तक कि भोजपुरी विदेशों में भी बोली जाती है, फिर भी 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं? तो यह तय है कि ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं, भोजपुरी वगैरह, आज फिल्मों का भोजपुरीकरण हो रहा है, इसे आप किस अर्थ में देखते हैं? या भोजपुरी का जो लोकगीत उसका रूप है, उसकी जो लोकगीत परंपरा रही है, उसकी लोक छवि धूमिल होकर के अब अश्लीलता के निकट क्यों पहुंच रही है? ऐसे प्रश्न भी होंगे आपसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि प्रेमचंद पर भी आपको छेड़ा जा सकता है। प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के उपन्यासों में कृषक जीवन की त्रासदी, औपनिवेशिक जीवन की समस्याएं, ग्रामीण जनसंख्या का विस्थापन, इस लॉकडाउन को लेकर के हो सकता है कि प्रेमचंद की रचनाएं आपसे पूछी जाएं कि प्रेमचंद अक्सर अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में ग्रामीण जनसंख्या का विस्थापन दर्शाते हैं, और कहीं ना कहीं यह मान रहे थे कि भारत की जो आने वाली तस्वीर है वह महानगरों से जुड़ करके विभत्स होगी, विकृत होगी। तो इस लॉकडाउन ने फिर से महानगरीकृत जनसंख्या को, शहरी जनसंख्या को गांवों से जोड़ने का काम किया। क्या प्रेमचंद ऐसा ही कोई सपना देख रहे थे? क्या गांधीवाद का प्रभाव उन पर कभी खत्म नहीं हुआ? आरंभ में तो प्रेमचंद गांधीवादी आदर्शों से जुड़े थे, लेकिन अंत तक कहीं ना कहीं प्रेमचंद भारत को गांवों का देश मानना चाह रहे थे, जैसे गांधी। तो प्रेमचंद के उपन्यासों, इनकी रचनाओं पर भी आपसे मुद्दे पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद के उपन्यास आज भी कैसे प्रासंगिक हैं? किसानों की आत्महत्या, सब्सिडी की समस्या, आप देखेंगे कि स्वनिर्भर होकर भी किसान वास्तव में स्वनिर्भर नहीं हैं, कर्ज से पीड़ित हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में किसानों की ऋणग्रस्तता आज के किसानों की ऋणग्रस्तता को ही उद्घाटित करती है। इसलिए एक डायलॉग है कि प्रेमचंद के उपन्यास न केवल अपने युगीन जीवन के प्रतिबिंब हैं, बल्कि आने वाले समय की प्रसव पीड़ा भी है। आप देखेंगे उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास आज भी प्रासंगिक। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में यदि आप देखें तो बेमेल विवाह, नारी त्रासदी, बाल विवाह जैसी समस्याएं, वेश्या जीवन जैसी विभत्स समस्याएं। तो एक प्रश्न अक्सर छेड़ा जाता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में एक तरफ नारी का वैधव्य जीवन यानी विधवा जीवन की त्रासदी, तो दूसरी तरफ वेश्या जीवन की त्रासदी। इन दोनों के मूल में क्या है? जाहिर सी बात है, बेमेल विवाह है। और बेमेल विवाह के मूल में क्या है? दहेज प्रथा है। समझिए, एक पिता अपनी किशोरी का ब्याह एक अधेड़ व्यक्ति से करता है, अपनी उम्र से भी अधिक उम्र दराज व्यक्ति से।
उसकी सिर्फ इतनी चाहत है कि उसकी बेटी एक सुखी संपन्न घर में जाए। इसीलिए वह अधेड़ व्यक्ति के हाथों अपनी बेटी ब्याह देता है। याद रखिए, बिहार में एक शब्द है बेटी बेचवा। इस शब्द के केंद्र में जाइए कि क्या पीड़ा रही होगी किसानों की। तो दोस्तों, प्रेमचंद पर जब आप पढ़ें तो इन मुद्दों को देख कर जाएं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, यानी मेंस हिंदी साहित्य से लिखा है जिन्होंने, और अब साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो कुछ मुद्दों को आप और देख कर के जाएं। एक तो बिहारी हिंदी की बोलियों को देखें। किसकी बोलियों को? बिहारी हिंदी की बोलियों को। ऊपर से दोस्तों थोड़ा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के मुद्दों को भी देख करके जाएं कि हिंदी अब तक क्यों राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, और राजभाषा बन भी पाई तो अंग्रेजी के साथ क्यों राजभाषा बन पाई। तो इस मुद्दे को भी थोड़ा देखिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में सबसे आसान और सबसे भारी भरकम शब्द है संवेदना। साहित्य की संवेदना को आप समाज से जोड़ें और बताने की कोशिश करें कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि दीपक भी है। एक प्रशासक के लिए, एक अधिकारी के लिए, किसी विभाग के प्रमुख के लिए यह जरूरी है कि वह साहित्य को समझता हो, क्योंकि साहित्य को समझना समाज को समझना है, क्योंकि साहित्य कुछ और नहीं समाज का प्रतिबिंब है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य के केंद्र में प्रेम है, संवेदना है, और इसका चाहे जो भी कालखंड रहा हो, चाहे भक्ति काल को देखें तो उसके केंद्र में प्रेम है, सामंजस्य है, चाहे आप आधुनिक काल को देखें तो वहाँ भी निराला प्रसाद जैसे रचनाकार सामंजस्य की बात कर रहे हैं। कोई प्रेम और भक्ति का सामंजस्य करता है तो कोई ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य कर रहा है, कोई भावना और बौद्धिकता का सामंजस्य कर रहा होता है, तो कोई आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का। हिंदी साहित्य की पूरी परंपरा संकीर्णता से ऊपर उठकर सामाजिक सामंजस्य से जुड़ी है, और यह परंपरा जिन सिद्धों नाथों से शुरू होती है, ये सिद्धनाथ कबीर से बहुत पहले आडंबरों के विरोधी थे, शास्त्रवाद के विरोधी थे, पांडित्य के विरोधी थे। तो जाहिर सी बात है कि साहित्य पढ़ा हुआ एक प्रशासक संकीर्णता से ऊपर उठता है। तुलसी की रचना में जातीय चेतना है। जातीय मतलब किसी जाति नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ठाकुर ये सब जाति नहीं, जातीय यानी राष्ट्रीय चेतना। रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो पूरे राष्ट्र, पूरी मानवता के लिए लिखी जाए वह चेतना जातीय है, और इसीलिए इसका भाव है हिंदी है हम वतन है। इसलिए साहित्य का भाव है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को समेटने वाला भाव है। तो जब साहित्य पर कोई भी बात आए तो उसको संकीर्णता से निकालकर विश्वराग से जोड़ें। पूरे हिंदी साहित्य के केंद्र में लोक मंगल है, और यह लोक मंगल क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ को मारकर समाज के बारे में सोचना। इसलिए कामायनी में प्रसाद जी कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। याद रखिए, यही बात प्रेमचंद का होरी भी कहता है कि 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह भी मोटा होना कोई मोटा होना है? अरे सुख तो तब है
सुख तो तब है जब सभी मोटे हों, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए साहित्य के केंद्र में लोक मंगल है। चाहे कबीर का रहस्यवाद हो, चाहे तुलसी की लोक मांगलिक चेतना है, चाहे जयशंकर प्रसाद का दर्शन हो, चाहे प्रेमचंद किसानों यानी शोषितों पीड़ितों की चिंता करते हों, चाहे आप देखें जयशंकर प्रसाद का आनंदवाद समरसतावाद हो, या चाहे निराला की रचना में दृढ़ आराधन हो। बिल्कुल राम की शक्ति पूजा दृढ़ आराधन करते हैं, अपनी आंख निकाल कर समाज की रक्षा के लिए जो तत्पर हो जाए। रावण जैसे सामाजिक सांसारिक लोक मंगल को खत्म करने के लिए अपनी आंख तक भी निकाल के रख देना, यही तो दृढ़ आराधन है, यही तो व्यक्तिगत स्वार्थ को मारने की कोशिश है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सफल होकर के आएं, जीवन में आपके खुशहाली आए, नए नए रंग खिलें, नए नए पुष्प खिलें। नमस्ते दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।